दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से खूबसूरत यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद आशुतोष पर। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग को कल हम बता चुके हैं, कल आपको हम लेटर पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? लेटर। और ग्रामर की कुछ बेसिक बातें कि ग्रामर किसे कहते हैं, इतनी बातें कल हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद हम आज थोड़ी सी इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कल जो है हमारी पहली वीडियो थी। कल आपको हम थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में बताए थे, तो वैसे ही बता दिए थे। आज इसको हम एक बार रिवीजन के तौर पर समझेंगे। इसके बाद फिर हम आगे आपको सेंटेंस पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर नाउन, प्रोनाउन ऐसे करके पार्ट ऑफ स्पीच आपकी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मतलब पूरी इंग्लिश आप हमारे नाम कर दीजिए। आप चाहे क्लास 5 में हो, 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, उसके बाद आप एमए की भी डिग्री कर, एमए की भी तैयारी आप कर रहे हैं या फिर आप किसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बेसिक चीजें आपको यहीं से मिलेंगी। क्या मिलेंगी? बेसिक चीजें जो होती हैं। देखिए, कल हम आपको लेटर पढ़ाए हैं, आप उस वीडियो को पहले देखिए। उसमें देखिए कितने अच्छे तरीके से हम आपको बेसिक चीजें समझाए हैं। एक जो समझाने का तरीका है वो कितना आपको अच्छा लगा, आप उसको पहले देखें। उसके अंदर आप कमेंट करें और बताएं कि हाँ, ये चीज हमें अच्छा लगा। तो उसी के माध्यम से आज हम आपको लेटर समझाएंगे। उसके बाद हम सेंटेंस के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे, क्योंकि देखिए आप पढ़े तो बहुत कुछ हैं, लेकिन आप किस तरीके से पढ़े हैं ये हम नहीं जानते। हम आपको अपने तरीके से पढ़ाएंगे और आपको ऐसा पढ़ाएंगे जो आपको किसी बुक में आपको कभी ना मिले। ठीक है, तो चलिए हम आपको आज चालू करते हैं। पहले लेटर थोड़ा बहुत समझाते हैं। तो अगर आप लोग अभी तक इस YouTube प्लेटफॉर्म टारगेट विद आशुतोष को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने सभी मित्रों, प्यारे साथियों, सगे संबंधियों के साथ जरूर शेयर कीजिए और उन्हें बताइए। ठीक है, तो चलिए, कल आपको बताए थे लेटर। इन्हीं लेटर में क्या बताए थे कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। यानी किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड या अक्षर कहते हैं। यानी ये क्या होगा? ये वर्ड या अक्षर है। ये क्या है? हमारा लेटर है। ठीक है, इसके बाद हम क्या बताए थे? इसके प्रकार को बताए थे। इसके प्रकार में क्या था कि इसके प्रकार को जो है आप दो आधार में बांट सकते हैं। पहला बटा हुआ है स्टडी के आधार पर। किसके आधार पर? स्टडी। और दूसरा आपका बटा हुआ है राइटिंग के आधार पर। अब देखिए, राइटिंग के आधार पर लेटर के दो प्रकार हैं और स्टडी के आधार पर लेटर के दो प्रकार हैं। अब आप ऐसा मत कहना कि लेटर के 4 प्रकार हो गए। देखिए, 4 तो हैं, लेकिन एक आधार है इसका। इंग्लिश ग्रामर के जो हमारे इसको बनाने वाले थे उन्होंने बताया कि इसके आधार पर इसको बांटा गया है। यानी लेटर के प्रकार को आप दो आधार पर अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। पहला स्टडी, दूसरा राइटिंग। स्टडी मतलब पढ़ना यानी अध्ययन करना, और राइटिंग मीन्स लिखना, यानी लिखने के आधार पर। तो लेटर को जो है लिखने के आधार पर और अध्ययन करने के आधार पर अलग अलग तरीके से बांटा गया है। तो स्टडी मीन्स हो गया अध्ययन, इसमें बांटा गया है जो आपका वावेल में बांटा गया है और कॉन्सोनेंट में बांटा गया है, यानी स्वर और व्यंजन में बांटा गया है। इसके बाद राइटिंग के आधार पर आप कैसे लिख सकते हैं? या तो फिर कैपिटल लेटर आप लिखेंगे और या तो फिर आप स्मॉल लेटर लिखेंगे। इसके अलावा और कोई लेटर तो नहीं है, तो दो ही है ना। तो ये लेटर के प्रकार ही हैं, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, कॉन्सोनेंट और वावेल। ठीक है, इन्हीं को मिला के जो है तभी लेटर हमारा बना हुआ। जैसे लेटर है तो लेटर में क्या है? वावेल है, कॉन्सोनेंट है। लेटर में क्या है? कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद हम आपको क्या बताए हैं? वावेल। अब देखिए, वावेल की परिभाषा कल आपको हम बताए थे थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो आज देख लीजिए और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए करिए, क्योंकि अगर हम आपको बताएंगे उसके बाद लिखाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ऐसा करना अच्छी बातें नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या है आज का टॉपिक। अब हम बताएंगे वावेल। वावेल में आपको क्या बताए थे कि इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है इंग्लिश में। यानी ए से जेड तक की संख्या में इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। 5 ही क्यों होती है आपको कल बता चुके हैं। क्यों होती है? क्योंकि इनके जो है हम एकदम स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण करते हैं। इनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी भी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे क्या होगा? ये, इसके बाद ई, आई, वो, यू। ठीक है, ये इतने वर्ण जो हैं इनका उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। और इसी के बाद कॉन्सोनेंट हो गया हमारा। कॉन्सोनेंट मतलब ये इनकी संख्या होती है 21। अब इनका उच्चारण करने के लिए हमें सदैव जो है इनकी सहायता लेनी पड़ेगी। आप भी बोलिए, अकेले बोल के दिखा दीजिए, अगर ये ना हो तो नहीं बोल पाएंगे। आप सी बोल दीजिए, बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे। यस बोल दीजिए, जेड बोल दीजिए, वाई बोल दीजिए, यम बोल दीजिए, एन बोल दीजिए, पी बोल दीजिए, क्यू बोल दीजिए, आर बोल दीजिए,
कोई भी अक्षर, ये किस अक्षर ऐसे हैं कि इनको बोलने के लिए हमें सदैव इनकी सहायता लेनी पड़ेगी। अगर ये चले जाएं तो इनका उच्चारण हम नहीं कर पाएंगे। बस यही चीज है, यही हमारा वाइबल और यही कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो अब इसकी परिभाषा क्या लिखा है आप लोग तो जानते ही होंगे, बताने की आवश्यकता है नहीं कि वह वर्ण जिनकी उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्णों की सहायता ना लेनी पड़े उन्हें हम वावेल या स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़े उनको हम कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 21 होती है, इनकी संख्या 5 होती है, और इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या बनता है, अल्फाबेट। अल्फाबेट की संख्या कितनी होती है, 26। इन्हीं इंग्लिश अल्फाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं। इन्हीं 26 अक्षरों पे जो हमारी पूरी इंग्लिश टिकी हुई है। ठीक है, तो अब आपको हम थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। ये कल का रिवीजन था, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करके हम आपको रिवाइज करा दिए हैं। बाकी अगर गहराई से अध्ययन करना है तो आप फर्स्ट वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए अब इसके बाद हम आपको इसके आगे ले चल रहे हैं। अब इसमें हम आपको क्या बताने वाले हैं कि जो है ये सबसे छोटी इकाई जो है वर्ण हो गई, मतलब अक्षर हो गए। तो अब अक्षरों के मिलने से क्या बनेगा हम वही बताएंगे। इन्हीं जब लेटर आपस में मिल जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, तो हमारा जो है एक वर्ड बन जाएगा। ठीक है, इन्हीं जब इनका एक सही क्रम, एक सार्थक क्रम जब जुड़ेगा तो ये हमारा वर्ड बन जाएगा। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो इसकी परिभाषा आपको हम बताएंगे बहुत सरल वे में, एक आसानी तरीके से, जिससे आपको हमेशा याद हो जाए। आप रटे ना, देखो रटने के लिए तो बहुत कुछ है, आप हमेशा रटते चले। आप बुक खरीद लो एक बढ़िया ग्रामर की और आप उसे रटो, रट के परीक्षा दो, बढ़िया नंबर भी आ जाएगा। लेकिन कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई पूछेगा तो आप बता ही नहीं पाओगे। और रटने में गलती क्या होती है, आप कहीं पढ़े होता है, साल भर रटते चले गए होता है, कहीं गलती से परीक्षा में चले गए, वहां कराए होता था, तो सब गया ना, है के जगह पर था क्या है, वही गलती। तो इसलिए रटना बेकार है, आप समझिए। आप नो मत जो है बिलीव मत कीजिए, नो कीजिए, जानिए। बिलीव करना एक, ये ग्रामर नहीं कहता कि आप बिलीव करो। बिलीव क्यों आप बिलीव करो, जब आपके अंदर नॉलेज होता है तो नो करो, ना कि बिलीव करो। बिलीव करने से आपका ज्ञान कम हो जाएगा, लेकिन नो करने से आपका ज्ञान बढ़ेगा, क्योंकि आप गलती करेंगे, थोड़ा बहुत सीखेंगे, और आप सीखेंगे तो आप जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो अब देखिए जब कई लेटर आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, हमारा वर्ड बनेगा। अब वर्ड की परिभाषा कैसे लिखेंगे ये आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए वर्ड की परिभाषा कैसे होगी कि अक्षरों का, यानी अक्षरों या वर्णों का, अक्षरों या वर्णों में लिख देते हैं दोनों, वर्णों या अक्षरों का ऐसा समूह, वर्णों या अक्षरों का ऐसा समूह जिसका सार्थक, सार्थक मतलब एक सही दिशा में, एक जो है मान्य अर्थ, निसार्थक अर्थ प्रकट हो, उसे हम शब्द कहते हैं। वर्ड की हिंदी क्या होती है, शब्द, उसे हम शब्द कहते हैं। इस वर्णों या अक्षरों का ऐसा समूह जिसका सार्थक अर्थ प्रकट हो उसे शब्द कहते हैं। जैसे APPLE क्या होगा, एप्पल हो गया, ये क्या है, इसका मतलब जो है सेब हुआ, ये सार्थक अर्थ है। लेकिन अभी हम ये लिख दिए EPLE से क्या मतलब है, कुछ मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम जो है शब्दों का प्रयोग गलत कर दिए, ये सार्थक नहीं है, सही क्रम में नहीं है। तो वही चीज हमें जो है अक्षरों, अक्षर का समूह तो ये भी है ना, ये भी है, लेकिन ये क्या है, ये सार्थक है, ये सार्थक है, इसीलिए ये वर्ण शब्दों की श्रृंखला में आता है, लेकिन ये नहीं आता है क्योंकि इसके जो वर्णों के क्रम है वो गलत हैं। तो वही परिभाषा में कि वर्णों या अक्षरों का ऐसा समूह जिसका सार्थक अर्थ प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं, उसे शब्द कहते हैं, सॉरी उसे शब्द या वर्ड कहते हैं। वाक्य तो भी आगे पढ़ाएंगे आपको, तो आप लोग ये चीज नोट कीजिए। इसके बाद इसकी हम इंग्लिश डिफिनेशन भी आपको लिखाएंगे, बहुत सरल है। अब इसी से आप इंग्लिश निकाल लीजिए, या आप हिंदी याद कीजिए, आप इंग्लिश याद कीजिए, समझिए याद नहीं समझिए, उसके बाद आप एक याद कीजिए, उसके बाद एक को ऐसे अपने आप लिखना सीखिए। इससे आपकी मीनिंग प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी दूर होगी और आप एक मीनिंगफुल मैन बन जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो इसको इंग्लिश में लिखने के लिए आपको हम बता रहे हैं। देखिए इसको इंग्लिश में लिखने के लिए आप क्या लिखेंगे,
द group of letters which makes complete sense is called word। अब देखिए हम इंग्लिश में थोड़ा घुमा के लिख दिए, हिंदी ऐसे लिख दिए, तो आप ऐसा लिखा, देखो द ग्रुप में समूह ऑफ लेटर, वर्णों का समूह which जो एक भावपूर्ण अर्थ प्रकट करता है उसे शब्द कहते हैं। अब आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसे हटा के, या चाहो तो साइड में भी लिख सकते हो कि वर्णों का ऐसा समूह जिससे या जिसका भाव पूर्ण अर्थ प्रकट हो उसे शब्द कहते हैं। तो आप चाहे याद करो, चाहे दोनों का मतलब एक ही है, दोनों की जो मीनिंग होगी यही होगी सेम। बस क्या ये थोड़ा आपको आसान लग रहा है या आपको कठिन, क्योंकि यहाँ सार्थक आ गया, अर्थ आ गया, प्रकट आ गया, आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। लेकिन ये चीज सबसे सरल है, वर्णों का ऐसा समूह जिसका भावपूर्ण अर्थ प्रकट हो उसे शब्द कहते हैं। वर्णों का ऐसा समूह जिसका भावपूर्ण अर्थ प्रकट हो उसे शब्द कहते हैं। कितना आसान है। द ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। तो आपको समझ में आ गया ना। अब हम बताएंगे वर्ड के प्रकार, तो आप लोग इसे एक बार नोट कीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि नोट कराने में बहुत समय लगेगा। तो चलिए हम चलते हैं। अब आपको क्या बताएंगे, वर्ड यानी शब्द के जो है प्रकार कितने होते हैं। अभी तक आप लेटर पढ़ चुके, शब्द की डिफिनेशन भी जान गए कि शब्द कैसे बनता है। जब दो लेटर आपस में मिलेंगे उनका सही मेल होगा, एक सार्थक मेल, एक भावपूर्ण अर्थ प्रकट होगा, तो उसे हम शब्द कहेंगे। और किसी भी भाषा के सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण या अक्षर कहेंगे। ये दो चीज आपको क्लियर हो गई। अब इसके हम प्रकार को बताएंगे। इसके जो है दो प्रकार हैं। कितने हैं? दो प्रकार हमारे हैं। पहला क्या है? पहला है इसमें हमारा सेंटेंस, और दूसरा हमारा क्या है? फ्रेज। पहला क्या है? सेंटेंस, और दूसरा क्या है? फ्रेज। यानी वर्ड यानी शब्द के जो है दो प्रकार हैं, पहला सेंटेंस और दूसरा फ्रेज। अब देखिए शब्द में अभी परिभाषा आपको बता ही चुके, डेफिनेशन इसकी। अब इसके प्रकार, पहला प्रकार सेंटेंस, दूसरा फ्रेज। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है ये तो आप लोग जानते हैं, लेकिन इसका नाम आप सोचा पहली बार सुने हो कि इसके प्रकार कहाँ होते हैं, तो अभी आपको हम समझा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। क्या होता है? वाक्य। और उसके बाद फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश। क्या होता है? वाक्यांश, यानी वाक्य का एक टुकड़ा। अब देखिए दोनों की डिफिनेशन आप साथ साथ जान लें तो थोड़ा आसानी से रहेगा। देखिए इसका मतलब होता है, इसकी परिभाषा पहले देखिए, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called sentence। यानी ग्रुप में समूह ऑफ इसका वर्ड में शब्दों का which जो मेक्स बनाता है ये कंप्लीट एक पूर्ण सेंस में भाव इस कार सेंटेंस का कहलाता है वाक्य। यानी शब्दों का ऐसा समूह जिससे या जिसका, कुछ भी बोलो आप, जिसका भाव पूर्ण अर्थ प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं, यानी सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? वाक्य। उसे वाक्य
कहते हैं। देखिए आप चाहे हाई स्कूल में हो, चाहे 11 में हो, चाहे 12 में हो, और चाहे आप 9 में हो, 8 में हो, 7 में हो, आप किसी भी क्लास में हो, जिस भी क्लास में या जिस भी परीक्षा में ग्रामर पोर्शन आता है, ये क्लास उन सभी के लिए रामबाण साबित होगी। अगर आज आपको मजाक लग रहा है तो आप परीक्षा के बाद इन वीडियोस को देख लेना। हाई स्कूल में 35 नंबर की ग्रामर आएगी, और 35 मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, 35 में से अगर एक भी नंबर हमसे बाहर चला गया तो आपके मिलना। मैं 34.5 की बात नहीं, सिर्फ 35 की बात कर रहा हूँ। आप हमारे साथ जुड़ेंगे हमारी अंत तक। आज ये शुरू, कल फर्स्ट वीडियो थी, इस लास्ट वीडियो तक आप इंग्लिश ग्रामर की देखते रहना। अगर आपका एक भी नंबर कम आ गया तो हमसे मिलना, क्योंकि हम आपको यूपी एमएसपी हो गया, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, सीबीएसई बोर्ड हो गया, कॉम्पिटिटिव लेवल हो गया, मैं सभी लेवल को देखते हुए आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। समझिए, पढ़ाने सिखा रहा हूँ। ऐसी चीजें आप स्कूल में फीस देकर पढ़ते हैं। आप 1200-1500 रुपए फीस देते हैं, 400-500 रुपए कोचिंग है, इसमें नॉर्मल कोचिंग 500 रुपया लेते हैं। उसके बाद आपको 40 मिनट पढ़ाते हैं। उसमें 40 मिनट में आप 20 मिनट जो है बात करने में निकल गए, 20 मिनट समझाएंगे, 20 मिनट उतारने चला जाएगा, तुम्हारा कुछ होगा नहीं। लेकिन आपको हम यहाँ निःशुल्क निस्वार्थ भाव से पढ़ा रहे हैं। सिर्फ क्या है कि आप एक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। यही जो है हमारे लिए फीस है, सब कुछ है। उस फीस से भी बड़ा हमारे लिए ये है। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो देखिए, शब्दों का ऐसा समूह जिसका भावपूर्ण अर्थ प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। इन शब्दों का ऐसा समूह जिसका भावपूर्ण अर्थ प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। और अभी तक शब्द में क्या था? वर्णों या अक्षरों का ऐसा समूह जिसका भावपूर्ण अर्थ प्रकट हो उसे शब्द कहते हैं। तो यहाँ वहां पर लेटर था इसकी परिभाषा में, और इसकी परिभाषा में वर्ड आ गया। इन्हें सबसे पहले छोटा लेटर था, उसे लेटर से मिलकर जो है वर्ड बना, वर्ड से मिलकर सेंटेंस बन गया। इन्हें पहले ये था, उसके बाद ये बन गया, अब ये दोनों मिलकर ये बन गया, ऐसे ऐसे करके पूरा वाक्य बन गया। तो वही पहले छोटा एक पीढ़ी चली, इसके बाद दूसरी तीसरी पीढ़ी, अब इसके बाद और पीढ़ी से आगे आगे बढ़ती से चली जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए ये इसकी डिफिनेशन हो गई। अब इसके बाद हम बताएंगे फ्रेज। फ्रेज में क्या होता है? वाक्यांश। इसमें जो है इसकी जो स्वयं की कोई मीनिंग नहीं होती है, इसकी इटसेल्फ नो मीनिंग, इटसेल्फ नो मीनिंग, इसकी कोई स्वयं की मीनिंग नहीं होती है। जैसे इस वाक्य में आ गया कि एक बच्चा सड़क पर, और इसके बाद आ गया एक बच्चा सड़क पर रो रहा है। देखिए यहाँ पर वाक्य लिखा हुआ है एक बच्चा सड़क पर, और यहाँ पर लिखा हुआ एक बच्चा सड़क पर रो रहा है। तो देखिए सेंटेंस की परिभाषा क्या बताए थे कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। इन शब्दों का ऐसा समूह जिसका भावपूर्ण अर्थ प्रकट हो। तो यहाँ पर प्रकट हो रहा है कि यहाँ पर प्रकट हो रहा है? बताइए। देखिए यहाँ पर हो रहा है कि एक बच्चा सड़क पर क्या कर रहा है? रो रहा है। यानी इसका भाव मिल रहा है कि एक बच्चा सड़क पर रो रहा है। देखिए यहाँ क्या बताते हैं? फ्रेज, वाक्यांश। ये वाक्य एक टुकड़ा होगा और इसका कोई भावपूर्ण मीनिंग नहीं होगी। वाक्य तो ये भी होगा लेकिन इसकी कोई मीनिंग नहीं होगी, अपनी स्वयं की अभी और कोई मीनिंग इसकी हो ही नहीं सकती। आप इसका एक भावपूर्ण अर्थ नहीं प्रकट कर सकते हैं। जैसे एक बच्चा सड़क पर, अब वो क्या कर रहा है? आपको इसे मिल गया एक बच्चा सड़क पर, तो इसका क्या मतलब हुआ? खाना खा रहा है कि सो रहा है कि घूम रहा है कि पढ़ रहा है कि रास्ते में जा रहा है कि टहल रहा है? तो वही ये जो है इतना हो गया वाक्यांश यानी फ्रेज, और ये चीज क्या हो गया? सेंटेंस का एक एग्जाम्पल हो गया। इसका जो है भावपूर्ण अर्थ प्रकट हो रहा है, उसका अर्थ नहीं प्रकट हो रहा है। मुझे विश्वास है ये चीज आपको आसानी से क्लियर हो गई होगी। फ्रेज जो सेंटेंस में जो है तुलना। अब इसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि एक ही चीज को ज्यादा खींच बीच के बढ़ाना कोई अच्छी बात नहीं होती। आप थोड़ा थोड़ा करके आगे भी बढ़ते चलें। यही नहीं एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक वर्ड ले लें, 1 घंटे की वीडियो बना दें, बच्चे भी बोर हो जाएं, हम भी पढ़ाते पढ़ाते बोर हो जाएं। इससे कोई मतलब नहीं है कि यूट्यूब पर हमारी पता चले, एक की वीडियो हमारी हो जाए, कोई मतलब भी बच्चे भी ना जान पाए, हम वीडियो तो वीडियो बनाते चले जाएं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। आप एक वीडियो बनाएं लेकिन आप आसानी से समझ जाओ, 100 वीडियो बनाएं लेकिन आपके लिए जो है लाभकारी साबित हो, वही हमारे लिए सब कुछ है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब आगे इसके हम आपको क्या बताएंगे? सेंटेंस। यानी सेंटेंस के बारे में फुल आपको डिफिनेशन बता चुके हैं। अब इसके प्रकार को बताएंगे क्योंकि फ्रेज के प्रकार होते नहीं। पहले आपको लेटर बताए, फिर लेटर के प्रकार बताए, उनके प्रकारों के बारे में थोड़ा बहुत वर्णन किया। उसके बाद लेटर से मिलकर क्या बनते हैं?
शब्द बनते हैं, शब्दों के बारे में बताया, उनके प्रकार भी बताया। उसके बाद उसके दो प्रकार थे, फ्रेज और सेंटेंस। अब फ्रेज का कोई मतलब नहीं होता, उनके कोई प्रकार नहीं होते ना, उनके वाक्य कोई भावपूर्ण अर्थ होता है, तो एक ही का होता है सिर्फ सेंटेंस का। देखिए, जब एक परिवार में बाबा जी रहते हैं और उन बाबा जी के दो लड़के रहते हैं, एक लड़का ये एक लड़का ये, तो जब दो लड़के हो जाते हैं तो इनके पास, मतलब ये पहले लड़के हैं, ये दूसरे, मतलब ये बड़े वाले छोटे वाले, इनके पास जो है संतान, मतलब इनकी शादी होती है, इनके पास संतानें होती हैं, लड़का हुआ लड़की हुई, तो क्या होता है, इनके नाम को, इनके कुल को चलाने वाला जो ये हो जाता है, तो इनका नाम ये करते हैं। लेकिन तो इन्हीं के प्रकार को पढ़ेंगे, इन्हीं के बाबा इन्हीं के नाती को तो पढ़ेंगे, लेकिन अगर इनके पास कोई संतान नहीं हुई तो फिर हम इनके धीरे धीरे चल के एक दो पीढ़ी बीतने के बाद इनके बच्चे हुए, तो हम क्या होगा, इनके नाम को भूल जाएंगे, ये भी कोई था, लेकिन इनके नाम से इनके नाम का जो है प्रकाशन होगा, फिर इनके नाम का, फिर इनके नाम का। तो वैसे ही हमारा क्या है, सेंटेंस और फ्रेज है। मतलब सेंटेंस के पर जो है इनकी शादी हो गई, इनके पास बच्चे हो गए, तो इनका जो है प्रकार हमें पढ़ना है, लेकिन फ्रेज का कोई अपनी मीनिंग नहीं थी, तो इनके ना प्रकार हुए, ना इनकी शादी हुई, तो इनके बच्चे नहीं हुए, तो इनका कोई मतलब नहीं हुआ, लेकिन इनके बच्चे हुए तो इनके प्रकार को आगे पढ़ेंगे, क्योंकि जो कुछ होगा उससे इन्हीं के पास तो होगा, इनके पास तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर आप एक ग्रामीण भाषा के एग्जाम्पल से आप इसे आसानी से समझ सकते हैं कि सेंटेंस के पास बच्चे हुए, मतलब इनके प्रकार, इनकी शाखाएं बटी, तो आप जैसे एक पेड़ हुआ तो उनकी टहनियां कई जगह चली जाएंगी, तो उन्हीं का तो मतलब हुआ, एक पेड़ आप लगाए वो सूख गया तो उसका कोई मतलब नहीं, खत्म हो जाएगा ना। तो वैसे ही यहाँ पर सेंटेंस और फ्रेज है। चलिए, तो हम सेंटेंस के प्रकार को बताएंगे। आपको क्या बताना है, सेंटेंस के प्रकार। आज हम बस सेंटेंस के प्रकार तक ही रहेंगे, इसके बाद कल हम आपको पार्ट ऑफ स्पीच की क्लासेस चालू करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे पार्ट ऑफ स्पीच जो है पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, आपको ट्रांसलेशन की भी शुरुआत करनी है ना, टेंस, एक्टिव वॉइस, नरेशन, ऐसे करके सारी चीजें आपको पढ़ा के पूरी इंग्लिश जो है हमें कंप्लीट करना है इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो देखिए क्या बताया, सेंटेंस की डिफिनीशन। अब सेंटेंस की डिफिनीशन में आपको हम हिंदी में भी इंग्लिश में बता चुके हैं। इसका मतलब वाक्य होता है, ये शब्दों का ऐसा समूह है जिसका भावपूर्ण अर्थ प्रकट होता है। अब देखिए, इसके भी प्रकार हैं, मतलब इसके पास भी दो बच्चे हैं, इनके बच्चों का जो है नामकरण अलग अलग हुआ, तो इनके प्रकार को हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस लिखेंगे और पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी काइंड्स ऑफ सेंटेंस और टाइप ऑफ सेंटेंस। क्या होगा, टाइप ऑफ सेंटेंस। अब आप कहेंगे सर काइंड्स और टाइप का मतलब तो हम एक ही चीज पढ़े थे कि दोनों का मतलब प्रकार होता है। जी बिल्कुल होता है, लेकिन यहाँ काइंड्स मींस भाग, टाइप मींस काइंड्स मींस प्रकार और टाइप मींस भाग होता है। ठीक है, यानी सेंटेंस के भाग कितने हैं और प्रकार कितने हैं, ये चीज आपको यहाँ पर समझाएंगे। तो देखिए, अब काइंड्स मतलब ये होगा अर्थ, अर्थ के आधार पर जो है, अर्थ के आधार पर वाक्य के 5 प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 5 प्रकार हैं। और इसके बाद काइंड्स यानी निर्माण, यहाँ पर क्या बताएंगे, निर्माण, निर्माण के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। अब आप कहेंगे ये 3 कहां से आ गए, ये तो कभी हमने सुना ही नहीं। हमने पढ़ा है, ये हमें विश्वास है कि आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन आपको पता नहीं कि इसी के भाग हैं, प्रकार हैं, एक किसके आधार पर सेंटेंस के प्रकार हैं। ऐसी कंफ्यूजन आप लोग को है। मैं ये नहीं कहता 100 लोगों में से 90 बच्चों को इसकी कंफ्यूजन है कि निर्माण के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार कहां से आ गए, इसके प्रकार आ गए। पढ़े तो 100 में 100 है, लेकिन कंफ्यूजन जो है 90 को है कि इसके निर्माण के आधार पर है कि भाग के आधार पर है। ठीक है, तो वही चीज आज आपको हम बताएंगे। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 5 प्रकार हैं और निर्माण के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार हैं। चलिए देखिए, 5 प्रकार के क्या क्या नाम हैं, ये चीज आपको दिखाएंगे। तो 5 प्रकार के पहले हम नाम लिख दें, फिर थोड़ा बहुत देखिए उनके प्रकार के भी डिफिनेशन आती नहीं है, थोड़ा बहुत हम आपको समझाते चलें कैसे कैसे इनके प्रकार के बारे में क्या क्या उल्लिखित है। बाकी अब लिखाएं तो नोट्स बनवाएं, कोई मतलब उसका है नहीं कि आपको लिखा देना, कहीं उसके प्रकार के बारे में पूछा जाएगा। बस आपको पहचानना आ जाए कि सेंटेंस के कौन से प्रकार ये हैं, ये किस प्रकार के वाक्य लिखे हैं, इतना ही जरूरी है हर परीक्षा में। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब अर्थ के आधार पर जब 5 प्रकार हैं
तो उसमें पहला है असर्टिव सेंटेंस, ASSERTIVE, असर्टिव सेंटेंस, ये जो है पहला प्रकार है। इसके बाद दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद तीसरा प्रकार हमारा है इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। और चौथा हमारा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। देखिए हम स्पेलिंग भी बोलते हैं, ताकि यहाँ हम लिखते हैं, हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड तो है नहीं, छोटा मोटा ये बोर्ड है, इसी बोर्ड में हम लिखते हैं, तो हम बाकायदा सोचते हैं स्पेलिंग भी बोल दिया करें, क्योंकि हमें विश्वास है यहाँ पर छोटे बच्चे भी जुड़े हैं, बड़े बच्चे भी जुड़े हैं, क्योंकि 7 के 8 के 6 के बच्चे भी हमारे पास जुड़े हैं, तो उनको जो है स्पेलिंग लिखने में दिक्कत ना हो, तो इसलिए हम थोड़ी बहुत प्रयास करते हैं कि स्पेलिंग बोल दिया करें। ठीक है। उसके बाद पांचवा हमारा प्रकार है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब देखिए सबसे पहली बात हम इनके प्रकारों की हिंदी जानेंगे, ये इनकी हिंदी क्या होती है, क्योंकि देखिए क्या होता है हम खाली इंग्लिश से पढ़ा दें तो मुझे विश्वास है कि जब तक आप किसी भी चीज़ को हिंदी में उसका विस्तार ना करें, उनके उल्लेखों को ना बताएं, तो आप किसी को 100% आप जो संतुष्ट नहीं करते। क्योंकि हम देखिए गांव के हैं, हम जानते हैं हमारे चैनल में गांव के बहुत से लोग जुड़े हैं, और गांव के हों शहर के हों, लेकिन जितनी अच्छी चीज़ें हम आप हिंदी में क्लियर कर सकते हैं इंग्लिश में कभी नहीं क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम किसी भी भाषण प्रतियोगिता में चले गए, वहाँ भाषण देते इंग्लिश में देंगे, हो सकता है विद्वान हों, सभी विद्वान बैठे हों, उनको समझ में आए, लेकिन उसी में कहीं 2-4 लोग हमारी समाज से बैठे हों, तो उनको जो है थोड़ा बहुत तो आएगा, लेकिन थोड़े बहुत चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो इसीलिए हम इनकी हिंदी को भी बताएंगे, ताकि हिंदी के माध्यम से आप लोग जो है कभी वाक्य अगर आ जाए आपके सामने तो पहचान लें। तो देखिए असर्टिव सेंटेंस की हिंदी होती है विधि सूचक वाक्य, विधि सूचक वाक्य। ठीक है। कभी कभी इसका नाम सकारात्मक वाक्य भी कुछ लोग देते हैं, तो भी सही है, ऐसा नहीं कहते गलत है। इसके बाद दूसरा इंट्रोगेटिव की हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा क्या है इंपरेटिव सेंटेंस, यानी आज्ञा सूचक वाक्य। इंपरेटिव का मतलब आज्ञा सूचक वाक्य। इसके बाद तीसरा क्या है, सॉरी 1 2 3 हो गया, चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की हिंदी होती है विस्मय सूचक। क्या होती है? विस्मय सूचक या विस्मय बोधक वाक्य। उसके बाद चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है इच्छा सूचक या इच्छा बोधक वाक्य। अब आपको बोधक मिले या सूचक मिले, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये हमारे सेंटेंस के 5 प्रकार हैं, ये अर्थ के आधार पर ये 5 प्रकार हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। विधि सूचक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य, विस्मय सूचक वाक्य और इच्छा सूचक वाक्य। अब देखिए इनके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा जो आपको हम 1-2 मिनट के अंदर आपको बता दे रहे हैं। तो देखिए असर्टिव सेंटेंस मतलब विधि सूचक वाक्य, इसमें जो होता है इसके 2 प्रकार बांटे गए हैं। असर्टिव के भी 2 प्रकार हैं, यानी असर्टिव मतलब सेंटेंस के क्या बोलते हैं, इनके बच्चे के बच्चे। तो असर्टिव सेंटेंस के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? जो है एक पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरा क्या है? निगेटिव सेंटेंस। क्या है? निगेटिव सेंटेंस। यानी अफर्मेटिव का होता है साधारण वाक्य और निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य। तो देखिए अफर्मेटिव की डेफिनेशन होगी वह वाक्य जो किसी घटना या कथन को स्वीकार करते हैं, उन्हें हम साधारण वाक्य या अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और नेगेटिव वह वाक्य जो किसी कथन या घटना को स्वीकार ना करें, उन्हें हम नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। ये हो गए हमारे असर्टिव सेंटेंस। इसके बाद दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है? इंट्रोगेटिव। देखिए जब आप होम टेक्स्ट पढ़ाएंगे ट्रांसलेशन, तो उसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के ज्यादा प्रयोग होंगे। हर टेंसों में हमको ये चीज बताएंगे। तो अफर्मेटिव मतलब साधारण, नेगेटिव मतलब नकारात्मक।
दूसरा इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न सूचक, यानी वह वाक्य जो प्रश्न पूछें, वह वाक्य जो प्रश्न पूछने का काम करें या प्रश्न पूछें तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं। इसके बाद तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, यानी इंपरेटिव की हिंदी होती है आज्ञा सूचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब आज्ञा सूचक वाक्य होता है, यानी वह वाक्य जिनमें आज्ञा, आदेश, अनुमति या प्रार्थना का बोध होता है तो उन्हें हम आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। वह वाक्य जिनमें किसी भी जो क्या होता है आज्ञा, आदेश, अनुमति और प्रार्थना का बोध होता है तो वहां पर आज्ञा सूचक वाक्य होता है। इसके बाद तीसरा है चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चौथा क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी विस्मय सूचक वाक्य। तो वह वाक्य जिनमें घृणा, आश्चर्य, बहादुरी, शोक का बोध होता है उन्हें हम विस्मय सूचक यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो एक बार फिर से सुनेंगे, वह वाक्य जिनमें घृणा, आश्चर्य, बहादुरी का बोध होता है उन्हें हम विस्मय सूचक या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। इसके बाद पांचवा हमारा जो कि लास्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी इच्छा सूचक। वह वाक्य जिनमें इच्छा की, जैसे इच्छा में क्या होगा, आपको किसी को अभिशाप देना या आशीर्वाद देना, ये सब चीज। तो वह वाक्य जिनमें इच्छा का बोध होता है उन्हें हम इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, ये पांचों क्या हो गए, निर्माण जो है अर्थ के आधार पर वाक्य के 5 प्रकार हो गए, जो कि आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप एक बार वीडियो के बाद दोबारा भी वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। क्योंकि इतनी अच्छी तरीके से आपको कोई पढ़ाएगा नहीं। हम क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि ऐसी क्रांतिकारी ला दूं यूट्यूब की दुनिया में कि आप लोग इंग्लिश जितना आपको हार्ड लगता है उतना ही आपको सरल लग जाए। आप कभी भी इंग्लिश से दूर भागे ना है, क्योंकि दुनिया में इतनी बड़ी बीमारी इंग्लिश को लेकर है कि इंग्लिश बहुत हार्ड है। आधे ज्यादा बच्चे इंग्लिश से डरते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो बच्चे डरते हैं वो इंग्लिश में इतने परफेक्ट बन जाएं कि उनको हिंदी कभी पढ़ने का मन ना करे। तो इसीलिए अब इसके बाद क्या बचा, निर्माण के आधार पर, इन्हीं निर्माण के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो कितने बताए थे, 3 बताए थे। तीनों के बारे में थोड़ा सा बता दें, उसके प्रकार को बता दें, उसकी हिंदी बता दें। उसके बाद इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर हम कल पार्ट ऑफ स्पीच की क्लास लेकर आएंगे। तो चलिए थोड़ा सा बस 2 मिनट का समय और दीजिए, थोड़ा सा बने रहिए। उसके बाद हम आपको अभी खत्म करके इस सेशन को क्लोज कर रहे हैं यहीं पर। चलिए देखिए, निर्माण के आधार पर कितने बताए थे, 3 बताए थे। इस सेंटेंस के प्रकार बताए थे। पहला था सिंपल, SIMPLE, सिंपल सेंटेंस। दूसरा क्या बताना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और तीसरा है कंपाउंड। ठीक है, ये क्या है, हमारे निर्माण के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। इसकी हिंदी क्या होती है, तो देखिए इसकी हिंदी होती है साधारण वाक्य। सिंपल की हिंदी क्या होती है, साधारण, तो वही लिख देना है, साधारण वाक्य। उसके बाद कॉम्प्लेक्स की हिंदी क्या होती है, तो सिंपल की हिंदी मिश्रित क्या होती है, मिश्रित, यानी कॉम्प्लेक्स करना, यानी मिक्सचर करना, तो यानी मिश्रित क्या होता है, मिश्रित वाक्य। क्या होता है, मिश्रित वाक्य। और कंपाउंड का मतलब संयुक्त वाक्य। क्या होता है, संयुक्त वाक्य। यानी सिंपल का मतलब साधारण, मिश्रित का मतलब कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड का मतलब संयुक्त होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, निर्माण के आधार पर प्रकार है। किसके आधार पर है, निर्माण के आधार पर वाक्य के ये 3 प्रकार होते हैं। अब इसमें क्या होता है, सिंपल में वही लिख दिया गया, ही इज गोइंग टू स्कूल, ये होगा। सिंपल कॉम्प्लेक्स में 2 वाक्य जोड़ दिए गए, और कंपाउंड में आप करके जो एक संयुक्त वाक्य। तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा आपको कल एक मोटे तरीके से समझा, क्योंकि आज का सेशन थोड़ा बड़ा हो गया है, बस मोटे तरीके से आपको समझा देंगे। इसके बाद कल हम आपको क्या पढ़ाएंगे, पार्ट ऑफ स्पीच। कल की क्लास पार्ट ऑफ स्पीच के नाम। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आप लोग के समझ में अच्छे से आया होगा। इसके बाद हम कल आपको पार्ट ऑफ स्पीच की क्लास में ले चलेंगे। तो सपनों की शानदार सी दुनिया में आप सभी भाइयों का, बहनों का स्वागत है। मैं आशुतोष शुक्ला आप सभी का अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सभी मित्रों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। और ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।